तो थैंक यू डॉक्टर विकास। आप सबका स्वागत है आज के 8:30 PM एवरी थर्सडे आरोग्यम आनंदम प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम एवरी वीक एक ऐसा सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं जो हमारी जिंदगी को डायरेक्टली प्रभावित करता है। आज का विषय बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय को। क्या है आज का सब्जेक्ट? पिल्स बिल्स स्टिल इल, मतलब बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं फिर भी बीमार हैं। क्यों हम लोग सिकनेस ट्रैप में फंसे हुए हैं? क्यों बीमारी के जाल में फंसे हुए हैं? कैसे बाहर निकले? सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम बीमारी कहते किसको है। यदि हम अपने शरीर में एट ईज नहीं है तो हम सिक है। और हेल्थ क्या है? जब हम अपने शरीर में एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्रिएटिव महसूस करते हैं, मन के काम कर रहे होते हैं और पूरी एनर्जी के साथ हम जो भी एजेंडा हमारे सामने है उसको पूरा कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर हेल्दी। सिंपल से एक नाखून में आपको चोट लगे तो आप उस दिन अच्छा महसूस नहीं करते। वायरल, सिंपल वायरल हो तो आप अच्छा महसूस नहीं करते। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कि इफ डिजीज का मतलब कि हम अपने प्रति, अपने शरीर में हम एट ईज नहीं है, दैट इज डिजीज। अब आज की इस तारीख में कहेंगे हमने बहुत उन्नति करी है, हर फील्ड में बहुत उन्नति करी है, हम बहुत प्रोग्रेसिव है। तो बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? बीमारी में क्यों हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? इसके बहुत सारे डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। आज इंडिया कैपिटल है डायबिटीज की, कि एवरी 4 में से 1 पर्सन डायबिटिक रिस्क पे है, एवरी थर्ड में से 1 पर्सन ओबेसिटी में है। बच्चों में भी हाइपरटेंशन मिल रहा है, बच्चों में गॉलब्लैडर डिजीज मिल रही है और बहुत सारी चीजें। और कैंसर बड़ी तेजी में बढ़ रहा है। इसलिए कहते हैं पिछले 5 सालों में कैंसर रेट 10 से 12% बढ़ गया है, रिस्क उसका। क्यों बढ़ गया है जब हम इतना डेवलप कर रहे हैं? ये सोचने का विषय है। तो अब हम इसके कुछ कारणों पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है संभावित। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह का सवाल उठता है तो हम किसको दोष देते हैं? हम पर्यावरण को दोष देते हैं, हम इसको दोष देंगे, हम उसको दोष देंगे। लेकिन चाबी तो अपने अंदर है। ये याद रखिए आज की टॉक में कि एवरीथिंग इज इनसाइड। आपके शरीर में एनफ हीलिंग पावर है। प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन वो क्यों नहीं हम हील कर पाते? क्यों वो हम आगे बात बढ़ जाती है? आज इस सब्जेक्ट पे भी बात होगी। तो जैसे हमने बताया कि आज की तारीख में क्यों हम बीमार पड़ रहे हैं, तो सबसे पहला मेरे दिमाग में आता है कि हम अपने शरीर को मशीन समझने लगे हैं। जैसे ना, एक लिवर को उठा लिया, हार्ट को उठा लिया, लंग्स को ले आए, ब्रेन को ले आए, टांगे ले आए, मसल्स ले आए, बोन ले आए और एक शरीर बन गया। क्या ऐसा है? जैसे एक कार में किसी का टायर, कहीं का इंजन, कहीं की चेचिस, कहीं की बॉडी मिला के चलाने लग गए पेट्रोल डाल के। ऐसे हम समझने लगे हैं अपने शरीर को। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैं सुनता हूँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की बातचीत। आज एक रसगुल्ला खा लिया, ज्यादा खा लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा इंसुलिन लगा लेंगे, एक डोज बढ़ा लेंगे। मतलब लीनियर इक्वेशन हम समझते हैं, जबकि शरीर एक लीनियर नहीं। शरीर, आपका शरीर एक ही सेल से बना है। एक ही सेल से आप आगे बढ़े हो। उसी सेल से लिवर निकला है, उसी सेल से ब्रेन बना है, उसी सेल से मसल्स बनी है, उसी सेल से जॉइंट्स बने हैं, उसी सेल से स्किन बनी है। इसका मतलब क्या है? कि ये बहुत सारा कनेक्शन है आपस में। और जब हम इसको इस तरह से सोचेंगे तो हम उस अपनी हीलिंग पावर को इग्नाइट कर पाएंगे, जो हमारे ऑनस्लॉट हमारी बॉडी पे हो रहा है बीमारी के रूप में, उससे हम बचाव कर पाएंगे। तो हमारी शरीर है क्या? हमारा शरीर एक सुपर ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिज्म मीन्स कीटाणु, बैक्टीरिया। लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं, सुपर कंप्यूटर है। ऐसे ही हमारा शरीर एक सुपर ऑर्गेनिज्म है, जो बहुत सारी सेल्स और बहुत सारे बैक्टीरिया से मिलके बनता है। क्या बोला मैंने? सो मैनी सेल्स एंड सो मैनी
बैक्टीरिया, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, कहते हैं 2 किलो के करीब बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, और हमारा और बैक्टीरिया का आपस में पार्टनरशिप है, उससे हमारा शरीर चलता है। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, कि हम बैक्टीरिया को बीमारी का कारण समझते हैं, जो कि हार्डली 10% बैक्टीरिया बीमारी करते हैं, और हम सारे बैक्टीरिया को मारने में लगे हैं। दैट इज बहुत बड़ा कारण है आज की बीमारी में। और हमारा शरीर हमसे कम्युनिकेट करता है, इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करता है। आखिर क्या सोचें फिर अपने शरीर के बारे में? शरीर के बारे में सोचिए आप, एक एनर्जी का रूप है। और हमारी क्वांटम फिजिक्स कहती है कि नथिंग लाइक मैटर इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज एनर्जी। जो आज मैटर दिख रहा है, जो वस्तु दिख रही है आपको, ये बेसिकली एनर्जी का ही एक रूप है, और उसकी एक फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशंस हैं, और हम कनेक्टेड हैं अपने दिमाग से, अपनी भावनाओं से, एक दूसरे से, धरती से, और इस यूनिवर्स से, ईश्वर से, यूनिवर्स, यहाँ से हम बहुत सारी ऊर्जा लेते हैं, जो हमारी हीलिंग पावर को बनाती है। कई बार हम जब, आजकल के हम नए पढ़े लिखे लोग इन सब बातों को विश्वास नहीं करते हैं, उड़ा देते हैं, एविडेंस की बात करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे एविडेंस हैं, क्वांटम फिजिक्स की स्टडीज के थ्रू, इपिजेनेटिक्स की स्टडीज के थ्रू, इनविजिबल फोर्सेस हैं जो हमारे यूनिवर्स को रन कर रहा है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और हमारी यही एनर्जी हमारे रिलेशनशिप को माइंड से, हमारी शरीर से कनेक्ट करती है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। क्यों स्पिरिचुअलिटी आती है? स्पिरिचुअलिटी आती है जब हम अपने आप को इनविजिबल फोर्सेस से कनेक्ट करते हैं। तो ये पहला कारण है जहां हमें बदलाव की जरूरत है। और दूसरा, हमारे अंदर क्या एक बिलीव बन गया है कि हम तो जीन्स के विक्टिम हैं। हमारे हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज थी तो हमको भी होनी होनी है, हमारे उनको ऐसा था इसलिए होना ही होना है। नथिंग लाइक इट। जीन्स केवल एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब नक्शा है। जैसे हम एक मकान बनवाते हैं तो हम नक्शा पास कराते हैं। क्या मकान एकदम नक्शे के हिसाब से ही बनवाते हैं? कभी नहीं, उसमें बदलाव कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो जीन्स आए हैं अपने पेरेंट्स से, वो हमारा एक नक्शा है। और कॉन्ट्रैक्टर कौन है, शरीर बनाने वाला कौन है? वो है एनवायरमेंट, वातावरण। कॉन्ट्रैक्टर है जो उस जीन्स के हिसाब से हमारा शरीर बना रहा है। अब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जब आएंगे तो हम नक्शे से थोड़ा डिविएट कर जाते हैं। और वो इन्फ्लुएंसेस कैसे होते हैं? उन जीन्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। मतलब उन जीन्स को एक्सप्रेस करा सकते हैं, या चुपचाप शांत भी रख सकते हैं। तो ये कैसे होता है? हमारी थॉट्स पर, हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर, हमारे विश्वास पर, और हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस पर, जो सुबह से शाम तक हम कर रहे होते हैं, सुबह जगने से लेकर रात तक सोने तक। हमारी जो चॉइसेस हैं, वो सारा इन्वायरमेंट है, और वो हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को प्रभावित करता है। सपोज हमारे पास कोई बीमारी का जीन आ गया है, जरूरी नहीं है वो एक्सप्रेस करे। उसको हम अच्छे थॉट्स, अच्छे इमोशंस, अच्छी भावनाएं, अच्छी लाइफस्टाइल रख के उसको हम दबा के रख सकते हैं जिंदगी भर। ये इस पे विश्वास करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और क्या है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्यों बीमारी वापस नॉर्मल जीरो पे नहीं जाती? क्यों कुछ ना कुछ रेमेनेंट छोड़ती है? ये है हमारा जो, जिस सिक केयर सिस्टम में, जिसको हम हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं, बेसिकली वो सिक केयर सिस्टम है। और उसमें क्या है, आज हम हर हर मर्ज की दवा ढूंढते हैं। पिल फॉर एवरी इल। मतलब तो खाया रात में, देर रात खाए, जमाजम खाए, आइसक्रीम खाई, कुछ भी खाया, 3 बजे रात में एसिडिटी हो रही है, हम पैनप्राजोल या समथिंग लाइक दवाई खा रहे हैं। कारण क्या था एसिडिटी का? ओवर ईटिंग, लेट नाइट। बजाय हम उसको एड्रेस करने के, हम दवाई ढूंढते हैं, हर एक दवाई। बुखार, इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर तो आएगा, हम फीवर को एक्सेप्ट नहीं करते, फीवर को किल करते हैं। कैसे किल करेंगे?
पैरास्टामोल देंगे, एक दवाई देंगे, नहीं होने की दूसरी दवाई देंगे, नहीं तीसरी दवाई देंगे, हम बुखार को मार के ही मानेंगे। क्या बुखार बीमारी है? नहीं, बुखार तो बीमारी का दूत है, और दूत को मारा नहीं जाता, तो बुखार को मैनेज किया जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, इससे आप सोच सकते हो कितनी दवाएं यूज करते हैं अननेसेसरी। और दूसरी चीज क्या है, आज हम हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम किसको, सुपर स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं। लिवर की प्रॉब्लम तो लिवर स्पेशलिस्ट के पास, हार्ट की प्रॉब्लम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, किडनी की प्रॉब्लम किडनी स्पेशलिस्ट के पास, और अदर और सुपर स्पेशलिस्ट। तो आपने कभी सोचा है, अभी हमने क्या बताया, हमारा शरीर एक सेल से बना है। क्या हमारा लिवर हमारे लंग से, हार्ट से कनेक्टेड नहीं है? हमारे दिमाग से कनेक्टेड नहीं है? हाँ है। सुपर स्पेशलिटी खराब नहीं है, लेकिन राइट फ्रॉम स्क्रैच हम स्पेशलिटी से ही स्टार्ट करेंगे, ये मुझे लगता है सही नहीं है। यहाँ हो सकता है मेरा ओपिनियन हो ये, आप इससे डिफर कर सकते हैं, बट आज जो कंपार्टमेंटल अप्रोच है हमें अपने प्रॉब्लम के प्रति, वो भी एक कारण है बीमारियों को हम निजात नहीं पा पाते। और तीसरा क्या है, एक्यूट केयर मॉडल, मतलब तुरंत राहत। फीवर है तुरंत, आज चढ़ा है आज ही खत्म हो जाना चाहिए, लैट्रिन लग गई है आज ही ठीक हो जाना चाहिए। और ये है एक्यूट मॉडल। एक्यूट मॉडल हमारी एलोपैथिक सिस्टम का बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब हम उसको क्रॉनिक चीजों में लगा देंगे, ब्लड प्रेशर ठीक करने में लगाएंगे, तुरंत ब्लड प्रेशर नीचे आ जाना चाहिए, तुरंत कोई चीज ठीक हो जानी चाहिए, तो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, जहाँ क्रॉनिक इलनेसेस हैं, लाइफ स्टाइल इलनेसेस उनको कहते हैं, क्या उनमें मॉडर्न वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन इफेक्टिव है? मैं कहूंगा नहीं है। तो क्या और मॉडर्न सिस्टम है? यस, आवर ईस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें अपना इंडियन आयुर्वेद सिस्टम आता है, चाइनीज का सिस्टम आता है, दे आर वेरी इफेक्टिव इन क्रॉनिक इलनेसेस को हैंडल करने में। तो हमें जरूरत है उसको समझने की। और क्या केवल ट्रीटमेंट ही चाहिए? ट्रीटमेंट से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो भी आगे हम बात करेंगे, उनकी भी इम्पोर्टेंस है। कहते नहीं, जो मैंने पहली बात करी है कि जो बीमारी के लक्षण हैं वो एक मैसेंजर हैं, और मैसेंजर को मारा नहीं जाता। ये हमारे रामचरितमानस में भी लिखा है, दूत को मारा नहीं जाता। तो ऐसे ही हमें उनको मैनेज किया जाता है, कि हम कारण ढूंढें क्यों आया और कारण को ठीक करें। तो ये था पहला पॉइंट जो हमने बात करी। और दूसरा पॉइंट है, क्यों आजकल हम बहुत बीमार पड़ रहे हैं, वो है कि हम बहुत सारी स्ट्रेस में रह रहे हैं। मैराथन मैराथन दौड़ कैसी होती है, लगातार लंबे समय तक धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं, बड़ी दूर दिनों तक चलती रहती है। इसी तरह से हम जिंदगी में सुबह से शाम, सातों दिन, 365 दिन साल के, और जिंदगी भर आजकल हम स्ट्रेस में रह रहे हैं। तो जब हम स्ट्रेस मैराथन में रहते हैं, तो स्ट्रेस का अपना इफेक्ट है, और वो हमारी आज की जो मॉडर्न इलनेसेस हैं उनका जनक माना जाता है, ये स्ट्रेस। और अब जब स्ट्रेस, किस 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 तरह की स्ट्रेस हम झेल रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेस हो रही है, आए दिन हमें ट्रॉमा हो, चोट लग रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये सब ये स्ट्रेस है। और केमिकल स्ट्रेस है, जब हम इन्फेक्शन से प्रभावित होते हैं तो भी केमिकल स्ट्रेस होती है, क्योंकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ये आपके अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं। उन्हीं की वजह से फीवर आता है, उन्हीं की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। और हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे खान पान में बहुत सारे हॉर्मोन्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये हार्मोन को सिमुलेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। आज हम रिफाइंड शुगर बहुत हमारे खाने में है, ये भी एक केमिकल स्ट्रेस है। हमारी फूड हैबिट्स गड़बड़ हो गई, देर रात तक जगना, देर तक सोना, सन को फॉलो नहीं करना, और रिच कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन, लो फाइबर डाइट खाना, एक ये भी केमिकल स्ट्रेस है। और लाइफस्टाइल, आप सब जानते हैं, उसको मैं आगे डिस्कस नहीं करूंगा। ये सारा केमिकल स्ट्रेस पैदा कर रही है आपके शरीर में, जिसको हम अनजाने में ढोते रहते हैं, और धीरे 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 बीमारी में परिणत होती है। इसके बाद जो अगली स्ट्रेस है बहुत बड़ी, दैट इज भावनात्मक, इमोशनल स्ट्रेस, जहाँ ट्रेजेडीज, जॉब की प्रॉब्लम, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम, आपसी संबंधों की प्रॉब्लम, और
कोई उसने किसी ने कुछ कहा, उसको हम दिमाग में रखते हैं, बदला लेने की सोचते हैं, इसे कहते हैं अनप्रोसेस्ड मेमोरीज। जिनको हमने मेमोरीज को रखा हुआ है, जिनको फॉरगेट फॉरगिव की श्रेणी में नहीं डाला, जिन है ना, तो वो आपके पास हमेशा रहती हैं, और हमेशा वो नेगेटिव केमिकल स्टॉर्म पैदा करती हैं, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया, आप बहुत ज्यादा रहते हैं, तरह तरह की हम अपने ऊपर बर्डन लेते रहते हैं, चाहे पेपर के थ्रू या सोशल मीडिया, जो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, किसी तरह का नहीं, वो भी स्ट्रेस हमारी बॉडी में आ रही है, बिकॉज ऑफ कि इंफॉर्मेशन इजी है, उस तरह से हो जाता है। और अपनी अपने को नहीं सुनते हैं, अपने शरीर की भाषा नहीं सुनते, अपने अंगों की भाषा नहीं पहचानते, और वो कभी जब सिम्टम के रूप में आते भी हैं तो हम उनको क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। हम अपने को यूनिवर्स से नहीं जोड़े हैं, जहां पर आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसकी केमिकल क्या है, इसके पीछे मैं आगे भी आऊंगा। तो इस तरह से हमारे अंदर स्ट्रेस जो लगातार रह रही है क्रॉनिक वे में, ये नेगेटिव केमिकल स्टॉर्म हमारी बॉडी में हमेशा रह रहा है, वो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज को इनवाइट करता है, जो कि ब्लड प्रेशर से लेके, डायबिटीज से लेके, ज्वाइंट डैमेज से लेके कैंसर तक आती है। तीसरी कारण क्या है, बहुत बड़ा कारण है, जो हम अनजाने में वैसे बन गए हैं, वो क्या है, डिजीज ऑफ रेजिस्टेंस। ये रस्साकसी आपके सामने है, ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ हम खींचातानी कर रहे हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। तो डिजीज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसको समझने की जरूरत है। कि जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम आ गई। आप आज से एक साल पहले की बात सोचो, उसमें कोई सिचुएशन थी जिसको हम प्रॉब्लम कह रहे थे, वो खत्म हो गई, आज नहीं है। तो उसका क्या मतलब है कि प्रॉब्लम, जिसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं, बेसिकली एक टेम्परेरी सिचुएशन है, लेकिन जब वो आती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको रजिस्ट करते हैं। कैसे, सपोज हम जाम में फंस गए, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ रिएक्ट करते रहते हैं। आपसी संबंधों को देखिए, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ हो गया, तो आप देखिए हम अपनी ईगो पे ले जाते हैं, ये उसने ऐसा कैसे बोला, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उसको ये काम उसको ऐसे करना चाहिए था। जब हम इस तरह से बोल रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम हार्मनी में नहीं है, उस सिचुएशन से रेजोनेंस में नहीं है, अपोजिट है। जब हम अपोजिट हैं, तो हम ईज में नहीं होंगे, और यदि हम ईज में नहीं होंगे तो क्या आएगा, डिजीज आएगी। लैक ऑफ ईज इज डिजीज। अब आप सुबह से शाम तक कल्पना करिए, आज ही की आप सिचुएशन करिए, किन किन सिचुएशन में आप एट ईज नहीं थे। जितने बार आप एट ईज नहीं थे, उतनी बार आपने अपने शरीर में नेगेटिव केमिकल स्टॉर्म पैदा किया है। और नेगेटिव केमिकल स्टॉर्म क्या करता है, क्रॉनिक डिजीज की तरफ आपको ले जाता है। तो धीरे धीरे ये एक्यूमुलेशन जो होता है, आयुर्वेद कहता है कि डिजीज एकदम नहीं आती, वो पहले एक्यूमुलेट होती है, फिर स्प्रेड होती है, उसके बाद मैनिफेस्ट करती है। और और क्या होता है, हम हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है कि हम रजिस्ट करेंगे या एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट में क्या होता है, आप उसको फॉरगेट नहीं करते, किसी तरह से काम चलाते हैं, लेकिन दिमाग में बनाए हैं, दिमाग में रखे हुए हैं, दिमाग में रखे हुए हैं, तो वो फोकस की तरह काम कर रही है, जहां से नेगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एकदम अडॉप्ट कर लेते हैं, उस स्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, तब वो नेगेटिव केमिकल स्टॉर्म नहीं आता। और जब हम एडजस्ट करते हैं, रजिस्ट करते हैं, तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर होता है, गुस्सा आती है, और क्या होता है, हमें लगता है हम विक्टिम हैं, ये हमको दबा रहा है, हमको ऐसा हो रहा है, विक्टिम माइंडसेट डेवलप होता है, और हमारे अंदर बदले की भावना पैदा होती है, जिसको हम अपने पास रखते हैं बचा के, समय की इंतजार करते हैं। तो वो समय का इंतजार नहीं है, वो बेसिकली क्या है, नेगेटिव केमिकल स्टॉर्म का फोकस हमने शरीर में रखा हुआ है, और जो आपको डिजीज में कन्वर्ट होके दिखाई देता। तो ये, अब आप तीन पॉइंट्स हमने बात करी है, जो
मुझे लगता है कि हमारा अपने शरीर के प्रति क्या रवैया है, नंबर एक। दूसरा, हमारा स्ट्रेस मैराथन। और तीसरा, हमारा डिजीज ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब बिना अडॉप्ट करे, बिना, हम हमेशा रजिस्ट करते रहते हैं। और क्या है? टेक्नोलॉजी। मैं पहली बात कर चुका हूं, ये इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल स्टॉर्म आपकी बॉडी में लाती है। और हमारे अंदर फियरफुल कॉन्सियसनेस है। कॉन्सियस का मतलब है चेतना। हमारी जो चेतना है वो, हमारे डर, हमारे अंदर डर बैठा हुआ है। किस इनएडिक्वेसी, हमें लगता है हमारे हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं। हमें लगता है हमको ये भी मिल जाए, हमारे भी मिल जाए। जब हमें लगता है हमारा ये मिल जाए, तो हम क्या करते हैं? दूसरे का हक पर छीनने की कोशिश करते हैं, बंटवारे की बातें होती हैं। इनसिक्योरिटी भी यही लीड करती है। यदि हमारे अंदर ये भावनाएं घर कर रही हैं, तो मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर तो बढ़ने ही वाला है, और डायबिटीज आने वाली है, बहुत सारी चीजें। जबकि इस दुनिया में लॉ ऑफ यूनिवर्स कहता है कि इस धरती पर हर ऑर्गेनिज्म के लिए, जो जीव है उसके लिए बहुत कुछ है, कभी कम नहीं पड़ेगा। यदि हम लॉ ऑफ एबंडेंस पे विश्वास रखते हैं, तब हम फियरफुल कॉन्सियसनेस से पार पा पाएंगे। यदि हमारे अंदर लॉ ऑफ इनएडिक्वेसी वर्क कर रहा है, हाँ, रख लो, जमाखोरी कर लो, हाय खत्म हो जाएगा, मेरे पैसे ज्यादा आ जाए हमारे पास, दूसरे का हक मारेंगे, तो क्षणिक लाभ तो नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बीमारी के रूप में वो आएगा और सारे पैसे बाहर निकल जाएंगे। तो ये मैं सोचा, मैंने समझा इसको कि इसका क्यों हम आज की तारीख में ज्यादा डिजीज है। और ये सब मिला के क्या हो रहा है, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है? मतलब जब हम, हमारे ऊपर इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? या तो हम लड़ते हैं, या भागते हैं, या रुक जाते हैं। ये प्रिमिटिव रिस्पॉन्स है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी हैं। क्योंकि जब हम आदि मानव थे, जंगल में रहते थे, केवल पेट भरना हमारा उद्देश्य था, तो क्या होता था? जानवरों को मार के ला के खाना, उसको मांस से खाते थे। लेकिन जानवर से डर भी तो लगता था। तो हम, कोई ऐसा फियर, तो हमेशा हम फियर में रहते थे। तो एक हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन है, एक पार्ट है, एमेगडला कहते हैं। उसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। वहां पर ये फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स रहता है। अब जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो वो वाली चीजें खत्म हो गई। अब हमें वो फियर नहीं है, कोई जानवर आके मार देगा, कोई ऐसा कर देगा। हम काफी कुछ फियरलेस हैं। लेकिन आज हमने दूसरे तरह का फाइट रिस्पॉन्स अपने शरीर में रखा हुआ है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इमोशनल के रूप में, केमिकल के रूप में, ट्रोमैटिक के रूप में। जो स्ट्रेस है, ये हमारे अंदर वही रिस्पॉन्स पैदा कर रही है जो एक आदि मानव में होती थी। और वो क्या है? सर्वाइवल की। इसके इसके जो केमिकल स्टॉर्म आता है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि हम लगातार स्ट्रेस में हैं, भले ही हम यूज टू हो जाते हैं उस स्ट्रेस को, तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम स्ट्रेस में हैं। ये तब पता चलेगा जब आप उस एटमॉस्फेयर से बहुत दूर कुछ दिन के जाके देखिए, कोई चिंता जहां नहीं है, वहां आप अपने से बात करिए, अपनी आवाज सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि हम तो यहाँ पर दूसरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जब ये स्ट्रेस रहती है, हम फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स हमारा हमेशा एक्टिव है, तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं। सोच के देखिए, जब हम ग्रोइंग या हम क्रिएटिव एटमॉस्फेयर में होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, तो हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को एम्ब्रेस करते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। लेकिन यदि आप डरे हुए हैं, तो आप अपने आप को सिकोड़ के रखते हैं, लोगों से दूर हटते हैं, डिफेंस में रहते हैं। तो जब आप डिफेंस में रहते हो, तो ये आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। और यहाँ पर क्या होता है कि आपकी हीलिंग पावर खत्म हो रही है। तो आज आप देख रहे होते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, माँ लेके आती है कि अभी तो डॉक्टर साहब दिखाया था, फिर बीमार पड़ गया। क्यों जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लग रहे हैं? बिकॉज हमारे अंदर जो नेचुरल डिफेंस था वो डिप्लीट हो गया, और ये बीमारी का हीलिंग रिस्पॉन्स है वो भी डिप्लीट हो गया। सो कैसे इसको रिजुविनेट करें, कैसे हम रिवाइटलाइज करें, हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। और इन सब से क्या हो रहा है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज है, सिक है, पुअर डाइजेशन है, बहुत सारी चीजें हैं।
हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है, एग्जॉस्टेड है, क्योंकि वो क्यों, लगातार उस पर स्टिमुलेशन मिल रहे हैं। जब किसी चीज को लगातार दौड़ाओगे तो उसकी उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, इम्यूनिटी लो हो जाएगी। और जब आप लगातार स्ट्रेस रहेंगे तो पुअर कंसंट्रेशन, पुअर कॉग्निशन, मतलब समझदारी कम हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगी। तो आप देखते हो आपकी परफॉर्मेंस भी एवरेज हो जाती है या लेस देन एवरेज हो जाती है, जो फाइनेंशियल बर्डन भी लाती है। और फिर फाइनेंशियल बर्डन आएगा, फिर स्ट्रेस बढ़ेगी, तो ये नेगेटिव जो सर्किल है चलता रहता है। तो इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और डिजीज में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आता है कि आप कहेंगे भाई आपने ये तो बता दिया कि ये प्रॉब्लम बात है, करें क्या, हमको तो नहीं पता, स्कूल में तो नहीं पढ़ाया गया, इवन हमारे मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, मेडिकल कॉलेज में तो ये पढ़ाया गया है, ये बीमारी डायग्नोज करो, ये दवाई दो। लेकिन उससे तो हमको सब बच्चे, सब पेशेंट ठीक होते नहीं नजर आ रहे हैं। तब मेरे दिमाग में ये आया कि जो हम कर रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं है, हमें और समझने की जरूरत है। तो आज की टॉक उसी का उपज है, ये मेरी मेंटल क्यूरियोसिटी की उपज है कि हम कहाँ पर फॉल्ट कर रहे हैं, क्या हमारे पास पावर्स हैं जिनको हम यूज नहीं कर रहे। हमारे पास ताकत है, हमारे अंदर और बाहर दोनों ताकत है। अब हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सी ताकत है। पहली ताकत है पावर ऑफ केमिकल्स, मींस ड्रग्स, दवाएं। लेकिन हम ओवर यूज कर रहे हैं दवाओं को, उन पे ज्यादा अपने आप विश्वास कर रहे हैं या ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। और हमारे विश्वास गलत हो गए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहा जाता है उसको। तो इंडस्ट्री की भाषा क्या है? इंडस्ट्री की भाषा होती है प्रॉफिट एंड लॉस। दवाएं बिकेंगी तभी तो प्रॉफिट होगा। दवाएं कब बिकेंगी? जब आप बीमार रहोगे और ठीक नहीं होगे। तो मैं जो सोचता हूँ कि वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो आधार है वो ही मानवीय आधारों पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं मैं कहता, हमारे इस वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने बहुत फायदा किया है। हाँ, आज से 2000 साल पहले क्या ज्यादा होता था? प्लेग, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह की बीमारियां होती थी जिनको एंटीबायोटिक का इजाद होने के बाद, जो 19वीं शताब्दी में लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉक्स ने एंटीबायोटिक्स की शुरुआत करी थी, तो उससे हम उन पे निजात पाए। लेकिन हम थोड़ा आगे चले गए, हम सारे बैक्टीरिया को अपना दुश्मन समझने लगे। आज क्या तारीख में आता है, सोप एंटीबैक्टीरियल हो गए, हमारी पिलो एंटीबैक्टीरियल हो गई, हमारी बेडशीट एंटीबैक्टीरियल हो गई, हमारी शर्ट भी एंटीबैक्टीरियल। क्या इतनी जरूरत है एंटीबैक्टीरियल होने की? नहीं। हमारी स्किन पर हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा है, हमारी नाक के अंदर हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा है, हमारी आंख के अंदर नेट बैक्टीरियल फ्लोरा है, हमारी ओरल कैविटी में बैक्टीरियल फ्लोरा है, हमारे पेट में बैक्टीरियल फ्लोरा है, जो कि 80% हेल्दी है, जो आपको बहुत सारे विटामिन बना के देता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बना के देता है। वो डायरेक्ट आपके ब्रेन से कनेक्शन रखता है, जो ब्रेन उसको जो खाने से पदार्थ नहीं मिले वो भी बना के देता है। अब आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं, जरा सा बुखार आया, एंटीबायोटिक शुरू, ओवर द काउंटर, बाजार वहां से लाए। नाम नहीं लेंगे हम उन दवाओं का जो कि एक तरह से बुखार को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि बुखार में भी वायरल हो, वायरल में एंटीबायोटिक का यूज नहीं होता। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इन दवाओं को हम जुडिशियसली यूज करें। हम तो दूसरी पावर क्या है? सर्जरी। सर्जरी एक बहुत बड़ी पावर है जिसने हमारी जिंदगी को काफी सहूलियत दी है। तो ये गुण है वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। अब आता है तीसरी पावर जिसको हमने गड़बड़ कर लिया है। हमेशा याद रखिए हम बायो इंडिविजुअल हैं, हम पंच तत्व से बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एंड आकाश। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम इन तत्वों से बने हैं तो जो जो चीजें इन तत्वों से बनी है यदि हम उनका यूज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। और सेल प्लस माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोम मीन्स बैक्टीरिया।
बट आजकल हम कर क्या रहे हैं? आज हम कौन कौन सा खाना खा रहे हैं? हम जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना खा रहे हैं, हम केमिकल्स वाला खाना खा रहे हैं, हम प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस खाना खा रहे हैं, हम बहुत सारा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड यूज वाला खाना खा रहे हैं, हम रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, हम जो नॉन वेज है, एनिमल्स हैं, वो फैक्ट्री फार्म्ड एनिमल्स, मतलब जिन एनिमल्स को फैक्ट्री में ग्रो कराया जा रहा है, स्टीरॉयड खिला के, एंटीबायोटिक्स खिला के, बहुत तरह तरह की प्रोटीनिशियस सिंथेटिक मटेरियल खिला के जल्दी से उनको मोटा करके उनको खाने लायक बना दिया जाए। क्या हम इसी के लिए बने हैं? आंसर इज नो, नहीं बने हैं। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं, इससे हो क्या रहा है? हमारा हेल्दी माइक्रोबायोम, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया है गट के, वो किल हो रहे हैं। हमारा गट में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है, जीन ट्रांसफर हो रहे हैं। जब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स खाते हैं तो उनके जीन्स जो बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, और बैक्टीरिया जो हेल्दी से अनहेल्दी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा जी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जिसको आपने नाम सुना होगा, अक्सर कहा जाता है सुपर बग, दवाओं से नहीं मर रहा। आजकल के बहुत सारे टाइफाइड नहीं ठीक हो रहे, एमडीआर कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। कहाँ से आ रही? इन बहुत सारी चीजों से मिल के आ रही है। तो ये हमने पहले ही बताया, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, यदि फूड सही नहीं है तो दवाई क्या करेगी, और यदि फूड सही है तो दवाई क्या करेगी। इसका मतलब इतना महत्व है खाने का। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करने की जरूरत है कि हम होल फूड खाएं, जैसा पृथ्वी से अब मिलता है, वैसा खाएं। कच्चा खाएं, धो के अच्छे से साफ सफाई करके। प्रोसेसिंग, चाहे किचन की प्रोसेसिंग हो या घर की बाहर की प्रोसेसिंग हो, उसको हम कम से कम करें। प्लांट बेस्ड रहें, और राइट बैलेंस बनाए प्रोटीन का और गुड फैट का। हम अक्सर बैड फैट ज्यादा खा रहे हैं, गुड फैट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएं। इस पे हम बहुत डिटेल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए अलग से टॉक्स ऑलरेडी हैं, मौजूद हैं, या हम आगे कर पाएंगे तब सुनिएगा। और हमारे उसमें एनफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, विटामिन, मिनरल्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स। फाइटो मीन जो पौधे ही बनाते हैं, कोई और नहीं बना सकता। कैसे कर सकते हैं? कि हम हेल्दी फूड चॉइस रखें, चाहे जहाँ हो, चाहे शादी में हो, चाहे घर में हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम को हो। हमारा ध्यान रहे कि हमारी प्लेट हेल्दी है कि नहीं। और हेल्दी प्लेट किसे कहते हैं? जिसमें एनफ फाइबर हो। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है फाइबर, नंबर दो प्रोटीन, गुड फैट, विटामिन, मिनरल्स, और कलरफुल डाइट। कलर्स को काउंट करें। कलर्स कैसे? जैसे कि रेड कलर होता है, लाइकोपीन है, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, प्रोस्टेट हेल्थ को अच्छा करता है, कैंसर रिस्क को कम करता है। और लाल रंग के आप जानते हो क्या क्या आपके सब्जी मंडी में आता है। दूसरा है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्या होता है? ये सेलुलर प्रोटेक्टर है। आज की तारीख में बीमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से स्टार्ट होती है। बिकॉज हमारे अंदर नेगेटिव केमिकल स्टॉर्म चल रहा है, उससे सेल इन्फ्लेम हो रही है, डिजीज हो जा रही है, उसको बचाता है। क्लोरोफिल, ल्यूटिन, फॉलिक एसिड, आइसोफ्लेवोन्स, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। और ग्रीन कलर आप जानते हो, और ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारे शरीर को, विजन बढ़ाता है, बोन मजबूत करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, और हमारी ब्लड वेसल्स को भी क्लीन करता है। अगला कलर क्या है? येलो। येलो कलर कैरोटेनॉइड्स के लिए जाना जाता है, करक्यूमिन के लिए जाना जाता है, जैंथिन, जिया जैंथिन। ये हमारी विजन को इम्प्रूव करता है, इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन हेल्थ को अच्छा करता है, एंटी एजिंग है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, हॉर्मोन्स को हेल्प करता है, थायराइड हॉर्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन। आज की तारीख में दोनों हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और सेक्सुअल जो हॉर्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, उनको भी ये बूस्ट करने में मदद करता है। देन द व्हाइट कलर इम्यूनिटी बूस्टर है,
और कोलेस्ट्रॉल रेगुलेटर है। एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ी हैं सबके पास, आप लिपिड प्रोफाइल को चेक करिए तो पता चलेगा, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। एंटी माइक्रोबियल है, और आपके पेट को भी अच्छा रखता है, कैंसर से बचाव में मदद करता है। देन पर्पल कलर, इसको कहते हैं कि ब्रेन बूस्टिंग एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटी एजिंग है, एंथोसायनिन्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, रेस्वेट्रॉल होते हैं। ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये जानने की जरूरत है क्या हमने 4 कलर रोज खाए, 5 कलर रोज खाए या चबाए। ये यदि आप इतना याद रखते हो तो बहुत सारी आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आ सकते हैं। और ब्रेन फंक्शन अच्छा करता है, समझदारी बढ़ाता है, मेमोरी अच्छी करता है, एंटी एजिंग है, ब्रेन सेल्स को एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जब आप एज करते हो तो कई बार कहते हैं मेमोरी हो गई, डिमेंशिया हो गई, अल्जीमर्स हो गई, तो उन सब से बचने में ये मदद करता है, और आपकी ब्लड वेसल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। आप कहते हैं नहीं, आप 5 to 9 कलर्स हमें रोज खाने चाहिए। तो कितना खा सकते हो? जब आप सब्जी मंडी जाते हो तो चेक योर सेल्फ कि कितने कलर आज लाए और कितने हमने बैठ के खाए। आजकल अक्सर मदर्स कंप्लेन करती हैं कि बच्चे नहीं खाते, बच्चे खाता नहीं, ये सब्जी खाते नहीं। तो मैं ये पूछता हूँ, क्या आप खाते हो उसके सामने? तो आंसर मिलता है साइलेंट। तो यदि हम घर में एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बच्चे खाएंगे, और एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उस एनवायरनमेंट पैदा हो रहे हैं जहाँ बीमारी ही बीमारी है। तो उनके लिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है, और ये शिक्षा तभी मिलेगी जब आप करके दिखाओगे। तो इसमें आप सप्लीमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कि कैसे अब आज की साइंस ने यहाँ पर जो ईज ऑफ लाइफ क्रिएट करी है, कैसे हम कलरफुल जो फूड है, फाइटो न्यूट्रिएंट जो हम नाम ले रहे हैं, कैसे हम इसको स्मार्ट वे में ले सकते हैं। ये इसका डिटेल आप जिसने बुलाया आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये हमने खाने की बात करी जो हमारे पावर में है, लेकिन हमने उसको नहीं यूज करते, हमने उसको रिवर्स कर दिया है, रादर नेगेटिव पावर में चले गए। अगला आता है व्रत, फास्टिंग। फास्टिंग का क्या मतलब? फास्टिंग का मतलब स्टारवेशन नहीं है। फास्टिंग का मतलब है हमें अपने पेट को आराम देना। डाइजेशन में जो एनर्जी बचेगी वो आपके हीलिंग में काम आएगी। डाइजेशन में जो की वजह से आपके एक स्ट्रेस क्रिएट होती है, यू स्ट्रेस कहते हैं, जो आपके अंदर लॉन्जेविटी जीन्स होते हैं, जो आपकी उम्र को बड़ा करते हैं, हेल्दी लाइफ स्पैन को बढ़ाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसको एसआईआर सिस्टम कहते हैं, सर्ट्यून्स कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं फास्टिंग से। और वो आपको आयु को हेल्दी बनाते हैं और लंबी भी करते हैं। इसीलिए आप देखो, पुराने लोग बहुत व्रत करते हैं। जो भी 80 90 साल 95 साल का व्यक्ति मिले, आप उससे पूछिए, वो व्रत बहुत रखता है, तभी आज वो इतनी उम्र का है और बिना बीमारी का है। देन पावर ऑफ नेचर, हमारे पास जो पावर ऑफ नेचर है उसको भी हमने नहीं ले रहे। आज हम क्या, इंडोर में रहते हैं, अंदर रहते हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स में रहते हैं, स्क्रीन बहुत ज्यादा हमारे सामने रहता है। इससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया बढ़ गई है, हमारे अंदर ऑक्सीडेंट जमा हो रहे हैं। और पृथ्वी के पास क्या है, एनॉइंस है, मतलब उसका उसका डाइल्यूशन का उसको न्यूट्रलाइज करने के आयंस हैं, जो हम ले ही नहीं रहे। सिंपल क्या है, आप नंगे पैर जमीन पे चलो, घास पे चलो, तो आपके एनाइंस, आपके कैटाइंस जो शरीर में है, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आप अच्छा महसूस करोगे, और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो डिजीज कम हो जाएगी। इसलिए आप देखो, जब आप पहाड़ों में जाते हो, जब आप सी में जाते हो, आप जब आप साल्ट बोर्डिंग, जहाँ नमकीन पानी में जाना, जब आप नदी में तैरते हो, तालाब में तैरते हो, या स्विमिंग पूल में जाते हो, तो आप समझिए ये जितनी वाटर बॉडीज हैं इन सब में एनाइंस होते हैं। जब आप पेड़ को टच करते हो तो वो एनाइंस आपकी बॉडी में जाते हैं और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
इस तरह से क्या होता है, जब भी आप महसूस करिए, जब आप जंगलों में घूमें, जब आप थोड़ा सा लेजर टाइम देखिए, तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपके डिप्रेशन कम हो जाता है, आप बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं जो आपको पता नहीं चल रहा है, हो रहा होता है। जब आप पेड़ को, से कहते नहीं आजकल नाम है फॉरेस्ट बेदिंग या हग दी ट्री, मतलब उसको आलिंगन करो पेड़ का, ये आज की साइंस ने भी प्रूव किया है कि ये आपको मदद करती हैं फ्री रेडिकल से लड़ने में। पावर ऑफ स्लीप, नींद बहुत बड़ा रिपेयर और हीलिंग का माध्यम है। आजकल की नींद हम लोग कम कर रहे हैं, तो प्रॉपर स्लीप, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, और जहां तक हो सके सर्केडियन रिदम को फॉलो करिए, सन को फॉलो करिए। इसी तरह से पावर ऑफ एक्टिविटी, जहां पावर ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज और नीट, नीट मीन्स नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जब आप घर में काम करते हो। आजकल हम रिमोट लेके बैठ जाते हैं, नहीं, उठिए, स्विच को ऑन ऑफ करिए, बेल दबाइए, जाइए डोर खोलने जाइए, घर में खुद खुद फिजिकल वर्क करिए। ये भी आपको हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन कम करने में और हेल्दी रखने में। देन कमिंग टू द पावर ऑफ माइंड, माइंड या ब्रेन, ब्रेन ऑर्गन का नाम है, उसके अंदर जो फंक्शन है वो माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड कौन होता है, जिसकी आजकल बहुत महत्व दिया जाता है, आईक्यू। कॉन्शियस माइंड केवल 5% चीजें कंट्रोल करता है अपने शरीर में, आपकी सोच, आप समझदारी, डिसीजन मेकिंग, ये सब कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन जिंदगी कौन चलाता है, वो है सब कॉन्शियस माइंड। आपके हार्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके लंग्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी गट पे, आपके पेट के पाचन पे आपका कंट्रोल नहीं है, किडनी की फिल्ट्रेशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं। जो सोच होती है उससे भावनाएं आती हैं, उसके थ्रू आप भावनाओं को बदल सकते हो, लेकिन जिंदगी चलाती है सबकॉन्शियस माइंड। आप देखो जैसे जैसे जीव का एवोल्यूशन हुआ है, जितनी आप जानवरों में चले जाओ, बिच्छू में चले जाओ, सांप में चले जाओ और कॉकरोच में चले जाओ या आजकल कॉकरोच बड़ा फेमस हो रहा है, और कहीं चले जाओ, ये किस पे काम करते हैं, ये अपनी इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं। इंस्टिंक्ट क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है। सोच, वहां पर सोच नहीं है। आदमी को भगवान ने एक्स्ट्रा शक्ति दी है कि भैया सोचो, लेकिन आज हमने उस सोच से अपनी सबकॉन्शियस माइंड को, की जो इंस्टिंक्ट है, नेचुरल हेल्दी इंस्टिंक्ट को किल कर दिया है। उसी वजह से आज हम ज्यादा बीमार हैं और बीमार होके ठीक नहीं हो रहे। क्यों नहीं ठीक हो रहे, इसकी बात करते हैं कि हमारा क्रिएटिव माइंडसेट है। भगवान ने हमको क्रिएटिविटी देने के लिए ग्रे मैटर दिया है, आईक्यू दी है, लेकिन हम उसको विक्टिम की तरह यूज करते हैं। हम ऐसी जगह पैदा हो गए, उसने ऐसा कर दिया, बॉस ने ऐसा कह दिया, उसने हमको इसलिए सैलरी कम मिल रही है, हमको इसलिए ऐसा हो रहा, जबकि आप सब कुछ खुद कर सकते हो। तो ये दोनों स्थितियों में हमारे अंदर डिफरेंट स्टॉर्म क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यही बीमारी और हेल्थ का प्रादुर्भाव होता है। तो क्या होता है, परसेप्शन मीन्स धारणा, बिलीव मीन्स विश्वास, और इमोशन मीन्स भावनाएं। जब आप किसी के बारे में लगातार सोचते हो तो उससे आपकी एक धारणा बनती है। आपको धारणा बनी, ये व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, तो आप उसको कई बार सुना, तो फिर आपके मन धारणा बन गई वो अच्छा बोलता है। फिर जैसे ही ए का नाम आएगा, आप अपने आप कह दोगे अच्छा बोलता है, आप सोचोगे नहीं, सोचना बाईपास हो गया। तो वो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, और सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जस्ट ओबे दी कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके आप हेल्थ ला सकते हैं। और इन से जो विश्वास बनते हैं, धारणाएं बनती हैं, इन्हीं से आपकी बायोलॉजी कंट्रोल होती है। बायोलॉजी मीन शरीर कंट्रोल होता है, बायोलॉजी का मतलब सेल कंट्रोल होती है। और वो जो सेल है आपके अंदर, जो आपकी बायोलॉजी को अडॉप्ट कर लेती है। कभी आपने सोचा है, कहते हैं कि आपकी जो पेट की सेल्स हैं अंदर वाली, हर 3 दिन में बदल जाती है, स्किन सेल्स 1 साल में बदल जाती है, बोन सेल्स 10 साल में बदलती है, आरबीसी ब्लड सेल 120 दिन में बदल जाती है। तो जो नई सेल तो अच्छी बन के आई, वो क्यों डिजीज हो जाती है, क्योंकि हमारी जो केमिकल, जो नेगेटिव स्टॉर्म है हमारे शरीर में, वो उसी वातावरण में जाके वो भी डिजीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है, यदि हम अपने वातावरण को दुरुस्त कर लें, अच्छा कर लें, तो हम
हम हेल्दी रह सकते हैं। इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। मुझे याद है कि मैं इस समय सलजम में था, एज ए सीनियर रेजिडेंट था, तो हमारे कंसल्टेंट थे, उनको डायग्नोस हुआ ईसोफेजियल ईसोफेगस का कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर। और डायग्नोस होने के 8 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई। क्यों डेथ हुई? बिकॉज ही बिलीव्ड ये कैंसर नॉन क्यूरेबल है, ही डाइड। ये और एग्जाम्पल मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि एक पर्सन की डेथ हुई बिकॉज ऑफ सेम ईसोफेजियल कैंसर, लेकिन जब उनकी ऑटोप्सी करी गई तो उसमें कैंसर था ही नहीं। इसका मतलब क्या था कि उन्होंने बिलीव कर लिया उसमें कैंसर है, और उससे उनकी डेथ हुई। अब इसका उल्टा कर दो। एक एक वो हुआ एक स्टडी करी गई। एक होटल में जो क्लीनिंग स्टाफ होता है उसको 2 ग्रुप में बांटा गया। वो मोटे मोटे लोग थे, उनसे कहा गया यदि आप 8 घंटे ढंग से काम करोगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। और दूसरे ग्रुप से कुछ नहीं कहा गया कि वे काम करो। और 6 हफ्ते बाद जब दोनों को मॉनिटर किया गया, तो जिनको कहा गया था कि यदि आप ढंग से काम करोगे आपका वजन कम हो जाएगा, उनका वजन कम हो गया। क्यों? उन्होंने उस बात पर बिलीव किया। और दूसरे ग्रुप से कुछ नहीं कहा गया था, तो वहां कुछ नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां हम अपने बिलीफ लेवल से अपनी बायोलॉजी बदल सकते हैं। तो ये कैसे होता है? जो मैं बात कर रहा था केमिकल स्टॉर्म और नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये हॉर्मोन्स के थ्रू होता है। जब आप फेथ के हॉर्मोन्स होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट में होते हैं, खुश रहते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, ग्रीड की उस मानसिकता में नहीं है, इनसिक्योरिटी की मानसिकता में नहीं है, फियर की मानसिकता में नहीं है, तो हमारे अंदर डोपामिन, सीरोटोनिन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ये तमाम हार्मोन्स हैं जो आपके शरीर को सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं और ग्रोथ लाते हैं। इसी तरह से उल्टा है, जब हमारे अंदर फियर है, इनसिक्योरिटी है, तो हम फाइट फाइट फ्लाइट फ्रीज वाले रिस्पॉन्स में रहते हैं। वहां ये हॉर्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनलिन, हिस्टामिन एंड कॉर्टिसोल, और ये सब आपको बीमारियों की जनक है। तो ये सब कहाँ हो रहा है? हमारे सेल में हो रहा है। सेल हमारी मशीन है जो हमारे विश्वास को परिणाम में बदल देती है। नेगेटिव स्टॉर्म है, बीमारी लाएगी और इन्फ्लेमेशन लाएगी और डिजीज लाएगी। पॉजिटिव है तो आपके अंदर क्रिएशन लाएगी, नए नए विचार लाएगी, नई धारणाएं लाएगी। इसीलिए कहा जाता है लव एंड फेथ आपको रेस्ट एंड रिपेयर कराता है, और फियर फाइट एंड फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स देता है। और इसका असर केवल फिजिकली नहीं है, आपके जीन्स पे भी पड़ता है। हमने पहले ही बताया था कि जीन्स आप अच्छे लेके आए हो, लेकिन ये एनवायरमेंट लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखा हुआ है, तो ये जीन्स बदल जाएंगे। और जीन, जो बीमारी वाला जीन्स दवा नहीं रहेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। और यदि हम पॉजिटिव चीज में है, तो पॉजिटिव जीन एक्सप्रेस करेगा, नेगेटिव जीन दबा रहेगा। और केवल इतना ही नहीं, यदि हम अच्छा भला जीन लेके आए थे साफ सुथरा, और हमने गलत केयर नहीं करी, खराब खाना खाया, पोल्यूशन में है, स्ट्रेस में है, कल्चर सही नहीं है हमारा, और केमिकल्स का इंस्लॉट हो रहा है, तो हमारा जीन कैसा हो गया? उस पर असर आ गया, और यही जीन हम अगली जनरेशन में पास ऑन कर देंगे। हम तो क्लीन जीन लेके आए थे, लेकिन हमने अपने नेक्स्ट जनरेशन को डिजीज जीन दे दिया, तो वो ज्यादा बीमार हो जाएंगे। यही हो रहा है आजकल। और इसलिए हमें एनवायरनमेंट को, अपने आसपास जो हमारे बस में है, उसको उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब हम कैसे इसको ठीक करें, माइंडसेट को कैसे अच्छा करें? इसके लिए हमारे पास योग एंड प्राणायाम है। ये सीखने की जरूरत है। हमारे प्लेटफॉर्म पर, आरोग्य आनंद पर, इसकी रेगुलर की बात होती है, और बहुत सारे हम लोगों ने इसको जिया है, किया है, और इसके फायदे लिए हैं। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको हमको सीखने की जरूरत है। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का समय निकाल के लर्न करने की जरूरत है। ये जो हमारे अंदर फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स की बहुतायत हो रही है, उसको काम डाउन करने में मदद करता है। तीसरी बात मैंने बोला था कि हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, जो निकले नहीं, उनको बिठा के रखे हुए हैं, उनको बाहर निकालिए। कैसे निकालेंगे? जब आप फॉरगिव करो, किसी ने कुछ कह दिया, क्षमा करो, तभी भूलोगे। यदि आप फॉरगिव नहीं करोगे, कभी फॉरगेट नहीं होगा। और इमेजिनेशन की पावर यूज करिए। आप डिजीज हो गए हो, मान ली बात, आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, मान ली बात,
लेकिन आपके अंदर इमेजिनेशन क्या चल रहा है? हेल्दी बोन का चल रहा है, हेल्दी टांग का चल रहा है, या जो टांग प्लास्टर्ड है या ऑपरेशन ऑपरेटेड है उसका है, उसकी पिक्चर। तो जैसी पिक्चर है वैसी बायोलॉजी बनेगी। अभी हमने आपको बताया, यदि आप विजुलाइज कर सकते हो कि हम तो हेल्दी हैं, यदि आप बोल सकते हो हम तो हेल्दी हैं, यदि आप महसूस कर सकते हो हम बिल्कुल हेल्दी हैं, भले ही आज हम बीमार हैं, यदि हम फ्यूचर को विजुलाइज कर सकते हैं, फ्यूचर का एल्बम बना सकते हैं, फ्यूचर को हम हेल्दी की तरफ देख सकते हैं, तो हम हेल्दी केमिकल्स शरीर में रिलीज करते हैं जो हीलिंग करते हैं। और यही कहा गया, आइंस्टीन ने भी बोला है कि लॉजिक आपको थोड़ी दूर ले जाएगा, लेकिन जिंदगी आपको सब जगह, जो इमेजिनेशन है वो आपको सब जगह ले जा सकती है। और बिलीव इन न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका क्या मतलब है? कभी मत सोचिए कि हम तो इतनी उम्र के हो गए हम नया काम नहीं सीख सकते। आपके ब्रेन में, आपके शरीर में नई सेल्स बनाने की क्षमता हमेशा रहती है। कम ज्यादा होती है, ये बात सही है, लेकिन खत्म नहीं होती। तो यदि हम उस पर फोकस करेंगे, नए नए चीजें सीखेंगे, अपने को उसमें डालेंगे, उस एटमॉस्फेयर में, तो आप रीजनरेट करेंगे। और जैसे हमने बोला था, इमेजिनेशन, आप अपने इंटेंशन तो सेट करिए, नई पॉसिबिलिटी तो लाइए कि आज हमें डिजिटल मीडिया सीखना है, आज हमें कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, हमें नया व्यायाम सीखना है, हमें योग सीखना है, हमें मेडिटेशन सीखना है, एनीथिंग एनीथिंग। आप नई पॉसिबिलिटी को जब आप लर्न करना शुरू करते हो, थोड़ा थोड़ा रोज करते हो, तो आप सीख जाते हो। जो हम बच्चों से कहते हैं वही काम यदि खुद करें तो चीजें बढ़िया हो सकती हैं। विजन बोर्ड बनाएं, फ्यूचर का एल्बम बनाएं। हम पिछला एल्बम तो बहुत बनाते हैं, फ्यूचर का एल्बम बनाएं, आपको हेल्दी रखेगा। प्रेयर में बहुत पावर है। सब हम लोग एक सेल से डेवलप हुए हैं, सारे लोग कनेक्टेड हैं सेल से, सारे लोग इनविजिबल एनर्जी से कनेक्टेड हैं, जमीन धरती से कनेक्टेड है। तो यदि हम फिर प्रेयर करते हैं तो ये वाइब्रेशंस, और जैसे ही पहले बताया, हमारा शरीर की एक फ्रिक्वेंसी है, और जब हम फ्रिक्वेंसी रिलीज करते हैं तो यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। तो पावर ऑफ प्रेयर को यूज करिए। तो आप सारी बातों को कंक्लूड करते हैं तो क्या है कि अब हम दुनिया में वैसी दिखती है जैसा हम विश्वास करते हैं। तो अपने विश्वास को पॉजिटिव रखिए तो पॉजिटिव दिखेगी। हमारे बिलीव्स को हमारी सेल्स अडॉप्ट कर लेती हैं, तो बिलीव अच्छा रखेंगे, हेल्दी रहेंगे। और फियर को हटा के फेथ लाइए। नर्चर शेप्स नेचर, मतलब हमारा जीन्स कुछ भी कहें, यदि हम उसकी नर्चरिंग बढ़िया कर रहे हैं तो अच्छी बात, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेल एक मशीन है, मैं पहले बात कर चुका हूँ। और बीमारी हमारे अंदर है, और उसको ठीक करने की ताकत भी हमारे अंदर है, इस पर विश्वास करिए। फेथ एंड बिलीफ जितना स्ट्रांग हुआ उतने ही आप पावरफुल होंगे। गुस्सा को लव से, इंटाइटलमेंट मतलब हमारा अधिकार है। आजकल अधिकारों की बात बहुत होती है, कर्तव्य की बात नहीं होती। और हम ग्रेटिट्यूड नहीं भूल जाते, बड़े जल्दी भूल जाते हैं कि आज हम यहाँ तक आए हैं, कितने लोगों का हाथ है, कितने लोगों का साथ है, कितने लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। कितने जल्दी हम भूल जाते हैं। जितनी जल्दी भूलेंगे उतनी बीमारियां आएंगी, जितना याद रखेंगे, दो धन्यवाद देंगे, उतनी आपका फेथ लेवल अच्छा होगा और पॉजिटिव हॉर्मोन्स आएंगे। और जैसे ही बोला हमने कि बिटरनेस, किसी से कटुता नहीं रखिए, फॉरगिवनेस को यूज करिए और करुणा रखिए। हेल्दी बायोलॉजी क्या है? अटेंशन, अफेक्शन, ध्यान देना। अफेक्शन मीन्स उससे लगाव रखना, एप्रिसिएशन, सही बड़ाई करना, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, और स्थिति को एडॉप्ट, ढालना, उस स्थिति में ढलना जो समय की जरूरत है। ये हेल्दी बायोलॉजी है। लेकिन यदि हम गुस्सा कर रहे हैं, यदि हम दुश्मनी कर रहे हैं, यदि हम क्रोध कर रहे हैं, यदि हम शिकायत कर रहे हैं, मन में ग्रजेस रख रहे हैं, हम ज्यादा शर्म, कहते हैं हम, आंख चुरा रहे हैं, या हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये अनहेल्दी बायोलॉजी है। और जो हमने आपको पहले ही बताया, आपकी सेल्स को डिजीज कर देगी और बीमार हो जाएंगे। कभी बीमारी हो भी गई है तो बीमारी को तो मान लो बीमारी हो गई, लेकिन ये मत सोचो कि इसमें हम ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल, ये आपके ऊपर है क्या सोचते हैं। यदि आप सोचते हो हम ठीक होंगे तो जरूर ठीक होंगे। और कभी ये नहीं सोचिए कि 100 में से 5 ठीक हुए, 95 नहीं ठीक हुए,
तो हम 95 की तरफ जाएं। नो, आप 5 की तरफ जाइए, तो आप उन 5 में से होंगे। दवाओं का इस्तेमाल गलत नहीं है, जुडिशियस यूज करिए। जो हमारी सुविधाएं हैं उनको यूज करिए। एक्सरसाइज को कभी नहीं भूलिए, हेल्दी फूड चॉइस को कभी नहीं भूलिए, और आरोग्यम आनंदम को कभी नहीं भूलिए। इस प्लेटफॉर्म पर हम इन सब चीजों को रिमाइंड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, पर स्टिल मुझे याद है कि हमारी इस जर्नी चलती रहेगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, करते रहेंगे। आपको भी आमंत्रित करते हैं, आप भी आइए, रेगुलरली टच में रहिए और लर्न करिए। थैंक यू। थैंक यू। बैक टू होस्ट।